नमस्कार, दूरदर्शन किसान के लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सूरज निवरिया। किसान भाइयों बहनों, हेलो किसान के माध्यम से हम आपको खेती किसानी से जुड़े हुए महत्वपूर्ण विषयों पर जानकारी देते हैं। जो भी खेतीबाड़ी से संबंधित आपकी समस्याएं होती हैं, आपके सवाल होते हैं, वो आप हमसे पूछते हैं, साथ ही हमारे विशेषज्ञ उनके जवाब आप तक पहुंचाते हैं। आज का जो विषय है उससे आपको अवगत करा देते हैं। हमारा जो आज का विषय है वो है रेशम कीट पालन और कुक्कुट पालन। जी हाँ, रेशम कीट पालन और कुक्कुट पालन जो भी किसान भाई बहन कर रहे हैं, आप जो भी आपको समस्याएं आती हैं आप हमसे पूछ सकते हैं। हमारा जो कॉल सेंटर का नंबर है आप उस पर कॉल कर सकते हैं। हमारा कॉल सेंटर का नंबर है 1800113060। हमारा दूसरा नंबर है 1800113061। ये दोनों ही नंबर टोल फ्री हैं, निःशुल्क हैं, आप इन पर कॉल कर सकते हैं। तो जल्दी से कॉल कीजिए, अपने सवाल हम तक पहुंचाइए। आपके सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं दो विशेषज्ञ। आइए उनका तारुफ आपसे करा देते हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर आर.डी. सिंह, पूर्व संयुक्त सचिव तकनीकी, भारत सरकार, नई दिल्ली। आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर पी.के. शुक्ल, विभागाध्यक्ष हैं कुक्कुट विज्ञान विभाग, पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गो अनुसंधान संस्थान मथुरा से। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो किसान भाइयों बहनों, कहीं ना कहीं अगर हम देखें कुक्कुट पालन और रेशम कीट पालन बहुत उपयोगी है। आप खेती बाड़ी के साथ साथ ये दोनों ही कर सकते हैं, अपनी आमदनी को बढ़ा सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं रेशम कीट पालन की। रेशम कीट पालन की अगर हम बात करें डॉक्टर सिंह, तो रेशम कीट पालन एक अच्छे उद्योग के रूप में उभर रहा है और भारत में इसकी वर्तमान स्थिति क्या है उसके बारे में जानकारी दें। देखिए, रेशम कीट पालन जो है आपका ग्रामीण कृषि पे आधारित जो है ग्रामीण उद्योग है जी। और ये जो है विश्व में भारत का रेशम उत्पादन में दूसरा स्थान है जी। पूरे विश्व में रेशम का लगभग 2.25 लाख टन रेशम का उत्पादन होता है और इसमें पहला नंबर जो है चीन का है, जो लगभग 1.5 लाख टन रेशम का उत्पादन करते हैं और भारत का जो उत्पादन है वो 30,000 मीट्रिक टन के करीब है। बिल्कुल जी। इसमें सबसे बड़ी अच्छी बात यह है कि भारत का उत्पादन देखने में 30,000 टन लगता है, पर ये लगातार बढ़ता जा रहा है। दिन प्रतिदिन बढ़ोतरी हो रही है, दिन बढ़ता जा रहा है। और डिमांड के पहले जो था, जो हमारा देश इस स्थिति में नहीं था कि जो हमारी जो मांग है उसको पूरा कर सके जी। अब भारत जो है हमारा लगभग जो डिमांड है उसका 80% तक का उत्पादन जो है उत्पादन करके उस डिमांड को पूरा कर रहा है। जी बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं किसान भाइयों बहनों अगर देखा जाए तो रेशम कीट पालन में भारत का दूसरा स्थान है। जी हाँ, चीन के बाद दूसरा स्थान है। साथ ही कम लागत में अच्छा उत्पादन देता है, कम समय में तैयार हो जाता है। साथ साथ कई सारी ऐसी चीजें भी हैं जो पर्यावरण मित्र भी कहा जाता है इसे। तो कैसे करें रेशम कीट पालन, आइए जानते हैं। रेशम के कीट अधिकतर शहतूत के पेड़ों पर पाले जाते हैं, अतः कीड़े छोड़ने से पहले शहतूत के पेड़ रेशम पालक किसान को लगाने पड़ते हैं। शहतूत के पेड़ लगाने के लिए बरसात का मौसम सही है, अतः गड्ढे खोदकर शहतूत के पेड़ लगा देने चाहिए। इन शहतूत के पौधों के थालों में जैविक खाद और नीम के पत्तों को डाला जाता है ताकि रसायन रेशम कीटों को नुकसान न पहुंचाए। जब पौधे बड़े हो जाते हैं तो उन पर रेशम कीट छोड़ दिए जाते हैं, जो शहतूत के पत्ते खाकर लार निकालते हैं। ये लार ककून के रूप में विकसित होती है। कई किसान बंद कमरों में रेशम कीट पालन करते हैं। कमरे के अंदर लकड़ी के बेड बना लिए जाते हैं और उन पर अखबार बिछाकर शहतूत के पत्ते डाल दिए जाते हैं। शहतूत के पत्तों पर रेशम कीट छोड़ दिए जाते हैं, जो कि कीड़े खाते हैं और लार छोड़ते हैं। ये लार ककून के रूप में तैयार होती रहती है। बाद में इन ककूनों को निकालकर इकट्ठा कर लिया जाता है और इन्हीं ककूनों से रेशम के धागे बनाए जाते हैं। इन धागों से रेशमी वस्त्रों का निर्माण किया जाता है। हथकरघा पर बने हुए रेशम का अच्छा बाजार मूल्य मिलता है, जो कि हमारे देश में बहुत बड़ा व्यवसाय है।
बिल्कुल, हमारे किसान भाई बहन रेशम कीट पालन कर सकते हैं। जी हाँ, कृषि के साथ साथ आप यदि इस उद्योग को लगाते हैं तो कहीं ना कहीं कम लागत में अच्छी आमदनी देने वाला ये उद्योग है। अब बात करते हैं हम कुक्कुट पालन की। जहाँ कुक्कुट पालन भी एक अच्छे व्यवसाय के रूप में उभर रहा है। खेती बाड़ी के साथ साथ हमारे किसान भाई बहन इसे कर सकते हैं, अपनी आमदनी को बढ़ा सकते हैं। डॉक्टर शुक्ला, आपसे जानना चाहेंगे, यदि हम बात करें कुक्कुट पालन की, तो कुक्कुट पालन की वर्तमान स्थिति क्या है और क्या आयाम है वर्तमान में इसको लेकर जानकारी। देखिए, कुक्कुट पालन एक सहयोगी धंधे के रूप में हमारे भारत में अच्छा व्यवसाय माना जाता है और किसान भाइयों के द्वारा किया भी जा रहा है। यह एक अपेक्षाकृत नाजुक व्यवसाय है क्योंकि हम इसमें पक्षियों का पालन करते हैं, उनकी देखरेख की अत्यंत आवश्यकता होती है और उनमें सावधानियां रखना भी जरूरी होता है। जहाँ तक विश्व के स्तर पर हम देखें तो भारत का अंडा उत्पादन की दृष्टि से विश्व में तीसरा स्थान है। प्रथम स्थान पुनः चाइना का है, दूसरा यूनाइटेड स्टेट्स का है और तीसरा हमारे भारत का है। इसी प्रकार अगर ब्रॉयलर पक्षी का उत्पादन देखें या मांस उत्पादन करने वाले पक्षियों की दृष्टि से देखें तो भारत का 5वां स्थान है। इस तरह अगर हम देखें तो पिछले कई दशकों में जो कुक्कुट पालन का व्यवसाय है इसमें उत्तरोत्तर वृद्धि हुई है और प्रतिवर्ष लगभग ये 7 से 13% की वृद्धि दर को प्राप्त कर रहा है। और पिछले 3 या 4 दशकों से ये जो वृद्धि की दर है ये लगातार बनी हुई है और इतनी ही खपत हमारे देश में इन उत्पादों की हो जाती है। तो इस दृष्टि से अगर हम देखें तो कुक्कुट पालन हमारे किसान भाइयों के लिए एक सफलतम व्यवसाय बन चुका है, जिसको अपना करके और जिसमें थोड़ी सी सावधानी बरत करके वे अपनी आय को बहुत आसानी से दुगना कर सकते हैं। जी बिल्कुल, हमारे किसान भाई बहन खेती बाड़ी के साथ साथ कुक्कुट पालन कर सकते हैं। कम आमदनी में अच्छा एक कहीं ना कहीं व्यवसाय के रूप में उभर रहा है। कैसे कर सकते हैं कुक्कुट पालन, आइए जानकारी लेते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। मुर्गी पालन सदियों से एक परंपरागत व्यवसाय रहा है। मुर्गी पालन एक ऐसा व्यवसाय है जिसे कम लागत, थोड़ी जमीन और कम मेहनत से शुरू किया जा सकता है। भारत में मुर्गी पालन क्षेत्र में पूरी तरह से कायाकल्प हो चुका है। अब ये पूरी तरह तकनीक पर आधारित और तेजी से बढ़ने वाले उद्योग में परिवर्तित हो गया है। मुर्गी पालन की अनेक विधियां प्रचलित हैं, जैसे खुले में रखना। दूसरा है सघन। इसमें मुर्गियों के रहने के लिए छोटे छोटे पिंजरे से बना दिए जाते हैं। मुर्गियों की सही देखभाल, संतुलित आहार और उनके रखरखाव के लिए साफ हवादार आवास के साथ साथ अच्छी नस्ल का चुनाव कर आप उनमें बीमारियां लगने की संभावना को कम कर सकते हैं। फिर भी बेहतर ये होगा कि रोग निरोधक उपायों को प्रारंभ से ही आप शुरू कर दें। मुर्गी पालन से आपको अच्छी आय प्राप्त होती है। इसमें सफलता का प्रतिशत हमेशा ज्यादा होता है। बिल्कुल, हमारे किसान भाई बहन कुक्कुट पालन कर सकते हैं, अपनी आमदनी को बढ़ा सकते हैं, जैसा कि सरकार की भी मंशा है। कई तरह के प्रयास किए जा रहे हैं किसानों की आय बढ़ाने के लिए। उसमें से एक बेहतरीन कहीं ना कहीं एक बेहतरीन उपाय हो सकता है ये कुक्कुट पालन और रेशम कीट पालन। तो डॉक्टर साहब, आपसे जानना चाहेंगे डॉक्टर सिंह कि अगर हम बात करें रेशम कीट पालन में तो कितने प्रकार का रेशम होता है जिसे हमारे किसान भाई बहन लगा सकते हैं। जैसे मैंने बताया सूरज जी कि रेशम 4 प्रकार का होता है जी। और जैसे कि उसमें पहला रेशम है शहतूत का। जितना भी विश्व में जो भारत में जो रेशम उत्पादन होता है वो 90% अब जो है शहतूत का होता है जी। उसके साथ दूसरा होता है टसर का, जिसे टसर रेशम कहते हैं। जैसे आप कभी खादी बोर्ड ऑफिस में जाएं, खादी KVIC के इसमें खादी आश्रम में, तो टसर का भी मिलता है वहाँ, शहतूत का भी मिलता है। तीसरा रेशम होता है इरी का। तो आपने देखा हो ना, ये कैस्टर प्लांट होते हैं जो एरंडी वाले प्लांट, उनकी पत्तियों पर जो फला है तो एरंडी का है। तो ये रेशम उत्पादन भी काफ़ी बढ़ रहा है। इस समय भारत में लगभग 6000 मीट्रिक टन इसका रेशम उत्पादन है। और चौथा जो रेशम मैं आपको बताता हूँ वो कहलाता है मूंगा रेशम जी। तो सबसे बड़ी खासियत ये, और हम लोग खुशकिस्मत हैं कि जो है ये विश्व में कहीं नहीं पाया जाता, ये केवल जो है भारत में आसाम में पाया जाता है। और हम लोग थोड़ा बहुत अब ट्राई कर रहे हैं उत्तराखंड के लिए भी जो है। तो इसका उत्पादन लगभग 175 मीट्रिक टन है जो है। तो ये सब ये चारों तरह के रेशम है। तो सबसे ज़्यादा जो कॉस्टली रेशम है, बहुमूल्य रेशम है, वो मूंगा रेशम है, जो कि 160-170 के करीब मीट्रिक टन होता है जो है। तो चारों जो रेशम है वो कृषि पर आधारित है। और इसमें जो है ये रेशम उद्योग एक ऐसा उद्योग है कि आप किसान जो है ना अपना खेती बाड़ी को काम को प्रभावित किए बिना और जो है उसमें महिलाओं का सदुपयोग करते हुए
बुजुर्गों का सदुपयोग करते हुए रेशम उद्योग का काम कर सकता है। जैसे कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि साहब हमारा जो मिशन है कि हम अपने कृषकों की आय दोगुना करेंगे, तो ये रेशम उद्योग उस क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कदम है। क्योंकि कृषि से जो उत्पादन होगा तो होगा ही, उसमें आपका ज़मीन भी ज़्यादा अफेक्टेड नहीं होगी, ज़्यादा मैन पावर भी नहीं चाहिए, फैमिली मेम्बर ही चाहिए। तो ये जो है इस उद्योग का अपना करके और इसको हम जो है अपनी जो है कृषक भाई अपना दुगना लाभ ले सकते हैं इसके। जी बिल्कुल। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं, बलबीर हैं हरियाणा से। बलबीर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हेलो किसान में। अपना सवाल पूछिए, क्या जानना चाहते हैं आप? हेलो, नमस्कार जी। नमस्कार तलवीर जी, नमस्कार। मैं ये पूछूंगा, ये कुक्कुट पालन है नहीं, इसका लोन ले वाले तो बैंक दे नहीं रहा, इसमें क्या दिक्कत है? जी, लोन के बारे में जानकारी चाहते हैं आप? हाँ जी। जी, कुछ पूछना चाहते हैं डॉक्टर साहब आप इनसे? नहीं, अगर लोन आप लेना चाहते हैं तो आपके राज्य सरकार की और भारत सरकार की कुछ योजनाएं हैं जिनके अंतर्गत आप ये लोन ले सकते हैं। अब आपने ये स्पष्ट नहीं किया कि बैंक आपको लोन किस कारण नहीं दे रहे हैं। अगर तकनीकी रूप से आपका प्रोजेक्ट ठीक बना हुआ है और उस प्रोजेक्ट को आप बैंक को प्रेजेंट करते हैं तो बैंक को लोन देने में आपको कोई आपत्ति नहीं होगी। फिर भी अगर कोई दिक्कत है तो आप बात ऐसी है, जैसे ये हमारी जमीन है नहीं, सारी लले कच्ची खेत है। जी बोलिए। हमारी सारी खेत कच्ची है जी, लले बैंक मांगा है कि जो किला नंबर है अलग होना चाहिए, इसमें खाता नंबर है वो अलग आना चाहिए। ये खेत अलग हो नहीं रही जी हमारी, आपस में भाईचारा का ये सिस्टम ऐसा है। नहीं, ये बैंकों की कुछ तकनीकी समस्याएं रहती हैं, क्योंकि वो कोलेटरल गारंटी के रूप में आपसे जो चीज़ें चाहते हैं अगर वो आप नहीं दे पाएंगे तो उनके लिए भी आपको लोन स्वीकृत करना संभव नहीं हो पाता है। तो आप दूसरी ऑल्टरनेट व्यवस्था देखें, वैकल्पिक व्यवस्था देखें, और इस व्यवसाय को चाहें तो आप पहले छोटे से स्तर पे प्रारंभ करें जिसमें आपको बहुत ज़्यादा लोन की आवश्यकता ना हो, और छोटे स्तर से प्रारंभ करके जब आप इसमें पारंगत हो जाएं तब आप बड़े लोन के लिए अप्लाई करें, क्योंकि उस समय आपके इस व्यवसाय को देखते हुए भी बैंक आपको लोन स्वीकृत करने की स्थिति में होंगे। मैं बताऊं सर, आपने बात ऐसी है, मना प्रोजेक्ट लगा रखे है जी, लगाए रखे है, तो इस पर मैं ये लिमिट आप बार बार बताओ, लिमिट भी होती है। जैसे अपना कृषि कार्ड नहीं बना है तो इस हिसाब में इसका भी लले होना चाहिए, नहीं कि लिमिट बननी चाहिए। वैसे मैं आपको संक्षेप में बताना चाहूँगा, आप अपना जो जिस ज़िले में हैं उस ज़िले के नाबार्ड बैंक के एक कोई डिस्ट्रिक्ट मैनेजर होंगे, उनके पास आप जाएं, अपनी समस्याएं उनको बताएं, वो आपकी समस्याओं का निराकरण करेंगे और बैंकों से वार्तालाप भी करेंगे और आपको लोन दिलाने में सहायता भी करेंगे। बस बात ये है जी, बस ये तो नहीं गए बिल्कुल तलवीर जी, ये किला नंबर जो भी किला है, जैसे हमारी सारी खेत इकट्ठी है, मेरा बाप जी सारे इकट्ठे हैं। जी दलवीर जी, आप अपने नज़दीकी बैंक के शाखा प्रमुख से मिले हैं, साथ ही आप नाबार्ड के जो आपके डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर से मुलाकात करें, उसके बाद आपकी सारी समस्याओं का निराकरण हो जाएगा। और आज हमारा जो विषय है वो है कहीं ना कहीं कुक्कुट पालन को लेकर। यदि आपका इससे संबंधित कोई सवाल हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। जी डॉक्टर सिंह साहब, आपसे एक बात और पूछना चाहेंगे कि कई बार ये देखा जाता है कि रेशम कीट पालन में आय को दोगुनी करने में आपने बताया एक महत्वपूर्ण कदम है, और क्या क्या हो सकता है इससे साथ ही? देखिए, रेशम उद्योग में क्या होता है, मैं आपको बताएं कि रेशम उद्योग में कोई भी चीज़ जो है ना, मुख्य उत्पादन के अलावा कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं है इसमें। जी, जैसे देखिए फॉर एग्जांपल देखें, इसका जो फाइनल प्रोडक्ट है वो रेशम है जी, रेशम का धागा है वो जो है। तो इसमें रेशम का धागा किससे बनता है? वो ककून से बनता है। तो ककून बिकता है, रेशम का धागा बिकता है, कपड़ा बिकता है। इसके बाद रेशम के उत्पादन की प्रक्रिया में जितने भी वेस्ट होते हैं वो सारे उनका मूल्य है, वो कहीं ना कहीं यूज होते हैं वैसे। जैसे फॉर एग्जांपल देखिएगा कि जो आपका आपका सुना होगा डॉक्टर साहब, जगदीश सैनी जी हैं हमारे साथ, अगले कॉलर हैं मध्य प्रदेश से। जगदीश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हेलो किसान में। अपना सवाल पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं आप? हेलो, नमस्कार सर जी। नमस्कार सर जी, मैं जानकारी ये चाह रहा हूँ कि जैसे कि ठंड के दिनों में मुर्गियों को किस प्रकार सुरक्षित रखे और किस तरह से उनका बचाव करे, कोई टीकाकरण या कोई भी, बस ये सर जानकारी। जी बिल्कुल जी, डॉक्टर शुक्ल जी, आपने बड़ा सामयिक प्रश्न पूछा है, और चूंकि सर्दी का ऋतु आ चुका है और इस सीज़न को वैसे कुक्कुट पालन की दृष्टि से तो हेल्दी सीज़न कहा जाता है। अधिकतर जो हमारे मुर्गी फार्म चलाने वाले किसान भाई हैं वो इस सीज़न में इस व्यवसाय को करना पसंद भी करते हैं,
और इस सीज़न में जो आपका उत्पाद है, या तो वो अंडा हो या वो मुर्गी का मांस हो, उनके आपको दाम भी बहुत अच्छे मिलते हैं। तो सर्दी की ऋतु में अधिकतर जो हमारे फार्म होते हैं वो ऑपरेशनल हो जाते हैं और इस समय पे लोग इस व्यवसाय को करना पसंद भी करते हैं। लेकिन इसके साथ साथ आपको सावधानियां अत्यंत आवश्यक हैं। एक तो सर्दी की ऋतु में जैसा कि आप देखते हैं कि मध्य रात्रि में तापक्रम एकदम कम हो जाता है जी। तो कोशिश करें कि जिन शेड्स में आपने पक्षियों को रखा हुआ है, शाम को जब आप वहाँ पर उनका पर्यवेक्षण के लिए जाते हैं, मुर्गियों को देखने के लिए जाते हैं, तब ये ज़रूर देख लें कि घर के अंदर का तापक्रम मुर्गियों के लिए अनुकूलित है या नहीं है जी। तापक्रम को लगभग 20 से 22 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास रखने का प्रयास करें। और आपने देखा है, हमने जो अभी जो लघु फिल्म दिखाई है उसमें तापक्रम कैसे दिया जाता है। बुखारी भी लगा सकते हैं आप, बिजली के बल्ब से तापक्रम दे सकते हैं आप जी। आप चाहें तो जो दूसरे बिजली के उपकरण हैं उनका भी आप प्रयोग कर सकते हैं। इंफ्रारेड लाइट का प्रयोग कर सकते हैं, हीटर का प्रयोग कर सकते हैं। पर जिन भी उपकरणों का प्रयोग करें उनको सुरक्षा के साथ करें और अंदर का तापक्रम बनाए रखें। सामान्यतः ये देखा गया है कि ब्रूडर के नीचे का जो एक छोटा सा घेरा होता है उसका तापक्रम तो किसान भाई हमारे अच्छा रखते हैं, पर आसपास का घर का तापक्रम कम हो जाता है। तो उसके लिए शाम होते से ही आप घर के चारों तरफ के पर्दे गिरा दें। कोशिश करें कि इस समय पे जो पानी आप पिलाते हैं, बर्ड्स को थोड़ा पानी पिलाते हैं, उसको ल्यूकवार्म रखें, थोड़ा सा गर्म रखें। जितना हम जैसे घर में अपने शरीर के तापक्रम के बराबर ला करके पानी पीना का हम लोग पसंद करते हैं, वैसे ही मुर्गियों को आप थोड़ा सा ल्यूकवार्म वाटर दें, हल्का सा गर्म करके पानी दें। और कोशिश करें कि सुबह जिस समय सूर्य निकलता है उस समय इन पर्दों को खोल दें ताकि हवा का आवागमन भी बराबर हो जाए। अन्यथा क्या होगा कि अगर आप में घर में पर्दे 24 घंटे बंद रखेंगे तो अंदर जो गैस हैं, ह्यूमिडिटी भी है, गैस भी है, और खासकर नाइट्रोजन जो है और अमोनिया का जो गैस है वो काफ़ी बन जाता है और वो मुर्गियों के लिए इरिटेंट होता है। इसलिए हम उसमें हवा का आवागमन बराबर रखें। इस तरह अगर आप थोड़ी सी चीज़ों का ध्यान रखते हैं और इस समय टीकाकरण भी आप उपयुक्त रूप से करें किसी पशु चिकित्सक की सलाह लेकर के, तो सर्दी की ऋतु में आप इस व्यवसाय को सफलतम तरीके से चला सकते हैं और अधिक से अधिक मुनाफा कमा सकते हैं। जी बिल्कुल। वैसे अमूमन डॉक्टर शुक्ल ये देखा जाता है कि शुरुआत अगर की जाए कुक्कुट पालन की तो कितना ज़रूरी है, जगह कितनी ज़रूरी है, कई बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है। शुरुआत कैसे की जाए प्राथमिक तौर पर अगर देखा जाए, किन बातों का ध्यान रखें? जी, सबसे पहले तो हमारे किसान भाई अपने आप में आश्वस्त हो लें कि वो इस व्यवसाय को प्रारंभ करना चाह रहे हैं। और अगर हम देखें पिछले 3 दशकों में जी, तो ये मुर्गी पालन का व्यवसाय जो फार्मिंग के स्तर पे था वो अब औद्योगिक स्तर पे पहुंच चुका है। तो पहले तो हमें निर्धारित करना होगा हम किस स्तर पर इस व्यवसाय को प्रारंभ करना चाहते हैं जी। क्योंकि भारत में ये विभिन्न स्तरों पे किया जाता है। जैसे हमारे किसानों द्वारा ये पिछवाड़े में भी मुर्गियाँ पाली जाती हैं और उद्यमियों द्वारा हमारे यहाँ एनवायरमेंटली कंट्रोल्ड हाउसेस में उत्पादन लगातार जारी है। तो इसको छोटे से फार्मिंग के स्तर से लेकर औद्योगिक स्तर तक हमारे जो भी किसान भाई हैं या उद्यमी हैं वो कर सकते हैं। तो सबसे पहले अपनी क्षमता का अनुमान लगाएं कि हमें किस स्तर पर इस व्यवसाय को करना है, फिर उस स्थल का चुनाव करें जहां पर यह व्यवसाय करना है। सामान्यतः वो भूमि जो उपजाऊ ना हो वहां पर मुर्गी पालन के लिए उपयुक्त होती है जी। उसको ये भी देखें कि वहाँ पे यातायात की व्यवस्था हो, रोड वगैरह का इंफ्रास्ट्रक्चर हो ताकि वहाँ तक जाने और आने में कोई समस्या ना हो, बिजली और पानी की उस स्थल पर व्यवस्था हो जी। फिर लागत के स्तर से देखें कि आप कम से कम लागत में जो एक मॉडर्न और एक अच्छा मुर्गी का शेड है जो उसको सुरक्षा देने के लिए पर्याप्त हो वो कैसे बना सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों का पहले आप ध्यान रखें। उसके साथ ये भी ध्यान रखें कि आप जो मुर्गियों का उत्पाद आपको प्राप्त होगा या तो वह अंडे के रूप में होगा या वो मुर्गी के मांस के रूप में होगा, तो उनके विपणन की कैसे व्यवस्था करेंगे, आसपास उसका कोई बाजार है या नहीं है। और इन सब चीज़ों को प्रारंभ करने के पूर्व प्रशिक्षण की अत्यंत आवश्यकता होती है। तो आप एक स्तर किसी छोटे से स्तर पे एक प्रशिक्षण भी प्राप्त कर लें। जी डॉक्टर शुक्ला आपके पास पुनः आऊंगा, प्रशिक्षण के बारे में जानकारी लेंगे। अभी हमारे साथ मिथिलेश अग्रवाल अगले कॉलर जुड़ चुके हैं राजस्थान से। मिथिलेश जी बहुत बहुत स्वागत है आपका हेलो किसान में। क्या जानना चाहते हैं आप, पूछिए। सर मैं ये कुक्कुट पालन से ये पूछना चाहता हूँ कि अपने जैसे मुर्गी पालन की करते हैं तो सर इसकी लोकल मार्केटिंग तो होती है, और लेकिन क्या इसके साथ ही यह संभव हो सकता है कि ऐसी कोई संस्था या समिति हो जिससे हम सारा परिपक्व माल एक साथ में बेच सकें? आप कुछ पूछना चाहेंगे डॉक्टर शुक्ला? नहीं, आपने बड़ा सामयिक प्रश्न पूछा है क्योंकि इस समय भारत में अधिकतर जो हमारे कुक्कुट पालक भाई हैं उनकी यही समस्या है। इस स्तर पर मैं ये जरूर कहना चाहूँगा कि अभी फ़िलहाल जो हमारे मुर्गियों की बाजार व्यवस्था है वो बहुत प्रिमिटिव है, बहुत ही प्राचीन प्रकार की है। उसको अभी हम बहुत मॉडर्नाइज नहीं कर पाए हैं। लेकिन ज़्यादातर अगर आपके पास कम सामान का उत्पादन है
किसी स्तर पे आप उत्पादन कर रहे हैं और वो अगर लोकल मार्केट में खप जाता है तो उसकी विपणन व्यवस्था, उसको मैं ज़्यादा अच्छा मानता हूँ। परंतु अगर आप देखें तो हमारे देश में 2-3 संस्थाएं हैं जो इसका काम कर रही हैं। जैसे आपने नाम सुना होगा नेशनल एग कोऑर्डिनेशन कमेटी। तो आप जो अंडे का उत्पादन करते हैं, खासकर ये उसके रेट्स को कोट करने में और इसको अच्छे रेट्स पे बाज़ार में बेचने के लिए संस्था प्रोत्साहित भी करती है। पर अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ मार्केटिंग चैनल ऐसी उपलब्ध नहीं है जिनकी आप बात कर रहे हैं। हो सकता है आने वाले समय में कोऑपरेटिव मूवमेंट कुछ ना कुछ शेप ले ले, कोई स्तर ले ले, तो तब ये सारी की सारी व्यवस्थाएं हो सकेंगी। परंतु आपको ये ज़रूर बता दूं मैं कि हमारे देश से काफ़ी कुछ उत्पाद, मुर्गियों का उत्पाद विदेशों में भी जाता है और उस स्तर का हमारे देश में उत्पादन हो रहा है कि हम जो विदेशों की क्वालिटी है उसके स्तर पर उत्पादन करके हम उनको एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। तो अगर आप वहाँ उस स्तर पर जाना चाहते हैं तो उस स्तर की व्यवस्था भी हमारे देश में है। जी बिल्कुल। तो डॉक्टर मिथिलेश जी, आपको जानकारी मिल चुकी हुई, कहीं ना कहीं आप ऐसी कई संस्थाओं से संपर्क कर सकते हैं जो आपकी मदद कर सकती हैं। जी डॉक्टर सिंह, आपसे जानना चाहेंगे कि रेशम कीट उत्पादन की बात करें जाए या फिर हम रेशम कीट पालन की क्या बात की जाए, रेशम उत्पादन की बात की जाए, शुरुआत कहाँ से करें, कैसे शुरुआत करें, किन बातों का ध्यान रखें? देखिए, सबसे पहले अगर आप रेशम उत्पादन शुरू करना चाहते हैं तो आपकी सबसे बड़ी प्राथमिकता यह है कि आपका जो है किस लेवल पे जाना चाहते हैं। तो उसके लिए आपको सबसे पहले आपकी जो है आपको ज़मीन, इस स्तर का ध्यान रखना पड़ेगा। जी, कि आपके पास ज़मीन होनी चाहिए और ज़मीन भी ऐसी नहीं है कि होनी चाहिए कि वो बिल्कुल ही बंजर हो, मतलब उपजाऊ ज़मीन होनी चाहिए। जी। फिर ज़मीन के साथ साथ आपका पास जो आप कम से कम 1/4 एकड़ से काम शुरू कर सकते हैं। उसके ऊपर कम से कम 1/4 एकड़ से काम शुरू करते हैं प्लेन एरिया में। जी। क्योंकि हिल एरिया में प्लेन ज़मीन नहीं होती है तो वहाँ आपको नंबर ऑफ ट्री से मालूम पड़ता है शहतूत के कितने पेड़ लगाने हैं। तो आप लगभग 150 पेड़ों से काम शुरू कर सकते हैं। तो उसका जो है एक तो ये देखना है आपको, उसके बाद कम से कम 150 पेड़ आप लगाना, 150 पेड़ लगाएं शुरुआती तौर पर। और प्लेन में लगभग 1/4 एकड़ जमीन होनी चाहिए आप। जी। उसके बाद आपके पास जो होना चाहिए कि आपका एक कीट पालन गृह, क्योंकि देखिए रेशम उद्योग में आपको 2 चीज़ों को देखना है। शहतूत के पेड़ों में भी क्या किसी किस्मों का चुनाव? हाँ बिल्कुल, किस्मों की उसकी टाइप होती है। किस्मों का चुनाव करना जैसे ऐसा होता है प्लेन संचित भूमि में कौन सी जमीन चाहिए, वो चाहिए, पौध चाहिए, और आपका जो जिसमें सिंचाई की व्यवस्था उसमें कौन सी चाहिए, तो ये आप संबंधित विभाग के अधिकारी वहाँ आपको बताएंगे कौन सा चाहिए। उसके बाद यह आपको क्योंकि पहले आपको पेड़ लगाना है, उसके बाद फिर आपको जो है कि एक छोटा सा आपका वो बनाना चाहिए रेशम कीट पालन गृह, मकान। जी। और उसके जब वो जो आपका गृह है वो कच्चा भी हो सकता है और पक्का भी हो सकता है। फिर तीसरा होता है आपका रेशम कीट पालन उपकरण। जी। वो उपकरण आपको क्या क्या चाहिए, जैसे रेयरिंग ट्रे चाहिए, कीट पालन की ट्रे चाहिए, आपकी चंद्राकी चाहिए, काफ़ी स्टैंड चाहिए, जो है स्टैंड चाहिए, उसमें ट्रे रखी जाएंगी। ये सब चीज़ें सब होने के बाद फिर आपको लास्ट में चाहिए कि रेशम के कीट के अंडे। तो ये सारे चीज़ें आपको मैं बताऊँ आपको कि भारत में लगभग 22-23 राज्यों में रेशम का उत्पादन विभाग है और वो संबंधित राज्य सरकार करती है। जी। और संबंधित राज्य सरकार, जैसे आपका उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश रेशम निदेशालय, उत्तराखंड में उत्तराखंड रेशम निदेशालय, इसके साथ भारत सरकार का केंद्रीय रेशम बोर्ड है। उन केंद्रीय रेशम बोर्ड के ऑफिस भी हर जगह हैं पर उतनी संख्या में नहीं है कि नहीं। तो आप वहाँ संबंधित रेशम बोर्ड के ऑफिस या स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिस से संपर्क करें, वो आपको पूरी जानकारी देंगे क्या क्या सुविधाएं मिलनी है। वो सब यहाँ हम जानना चाहें डॉक्टर सिंह, प्रशिक्षण भी मिलता है क्या? बिल्कुल, प्रशिक्षण तो आपने बहुत अच्छा, ये बिना प्रशिक्षण के तो कुछ होता ही नहीं आजकल। और आजकल जमाना क्वालिटी का है। तो प्रशिक्षण के लिए हमारे यहाँ भारत सरकार, राज्य सरकार ने हमारा बहुत ही अच्छा सिस्टम है प्रशिक्षण का। जो प्रशिक्षण हमारा ऐसा है, राज्य सरकार के लगभग हर जिलों में जहाँ जहाँ रेशम उत्पादन होता है प्रशिक्षण सेंटर्स हैं। केंद्रीय रेशम बोर्ड के भी प्रशिक्षण सेंटर हैं और वो लोकल लेवल पर भी हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी हैं और उसके साथ साथ राज्य लेवल पर भी हैं। और भारत सरकार के जो हैं वो इंटरनेशनल ट्रेनिंग भी देते हैं इसके बारे में। हमारे भारत सरकार केंद्रीय रेशम बोर्ड के 7-8 जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, सबसे अच्छा मैसूर में है। अब देखिए आप मैसूर में है, पामपुर जम्मू कश्मीर में है, रांची में है, मतलब कोई बड़ा शहर ऐसा राज्य नहीं है या रेशम प्रशिक्षण नहीं। प्रशिक्षण भी हमारे कई तरह के हैं। लॉन्ग टर्म प्रशिक्षण है, 2-2 महीने के, 3-3 महीने प्रशिक्षण, शॉर्ट टर्म प्रशिक्षण है। उसके साथ साथ अगर कोई भारत सरकार ने स्कीम लगा रखी है कि अगर आपको प्रशिक्षण देंगे तो उसमें स्टाइपेंड का भी वो है, प्रावधान है। और लोकल लेवल पर भी प्रशिक्षण, गांव में जाकर भी प्रशिक्षण दिया जाता है, जो कि 1 हफ्ते का होता है, 2 हफ्ते का है, ये चीज़ जो कि कृषकों को सूट करता है। जी बिल्कुल। हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ चुके हैं, मिथिलेश जी हैं। मिथिलेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हेलो किसान में। जी
जगदीश जी हैं, क्षमा चाहेंगे, जगदीश जी मध्य प्रदेश से हैं। स्वागत है आपका। हेलो किसान में अपना सवाल पूछिए। सर जी, मैं ग्राम सांकरिया तहसील खातेगांव, जिला देवास, मध्य प्रदेश से जगदीश सैनी बात कर रहा हूँ। जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर जी, मैं जानकारी ये चाह रहा हूँ कि रेशम कीट को मतलब जैसे खेती करना चाहे तो इसको कहाँ से किस्म को लेना पड़ेगा और कहाँ से मतलब किस प्रकार से इसकी शुरुआत करे, ये पूर्ण रूप से जानकारी दीजिए सर जी। जगदीश जी, आप कहाँ मध्य प्रदेश में किस जगह से बोल रहे हैं? जी, देवास से बात कर रहे हैं। आप देवास से बात कर रहे हैं, तो देवास में भी देखिए, जैसे मैंने अभी बताया कि रेशम उद्योग शुरू करने के लिए आपको पहले पौधे चाहिए, शहतूत के पौधे चाहिए, फिर रेशम कीट पालन गृह बनाना है, उसके बाद उपकरण चाहिए, अंडे चाहिए। तो इस सारी की जानकारी के लिए देवास में भी राज्य सरकार का रेशम निदेशालय का ऑफिस है, और मैं आपको 2 नंबर देता हूं, उसमें केंद्रीय रेशम बोर्ड के भी नंबर हैं और आपका राज्य सरकार के भी नंबर हैं। आप उन नंबर पर संपर्क करिएगा और वो आपको संबंधित अधिकारी आपको पूरी जानकारी देंगे। और आप हमारा रेफरेंस दे दीजिए, डॉक्टर आर डी सिंह ने हमें ये नंबर दिए हुए हैं, तो ये आप जो नंबर नोट कर लें आप जो है इसके। जी, आप नंबर लिख लीजिए। जी जगदीश जी, आपकी जो समस्या है उनका निराकरण हो जाएगा। आप अपने नज़दीकी जो रेशम उत्पादन के जो प्रशिक्षण केंद्र हैं वहाँ आप संपर्क कर सकते हैं। जी, ये भोपाल का नंबर है। ये वहाँ पर जो है एक अधिकारी हैं, उनका मोबाइल नंबर है 9425648644। जी, मैं नंबर दोबारा रिपीट करता हूँ, 9425648644। ये मध्य प्रदेश सरकार के अधिकारी हैं, सीमा जैन मैडम हैं, इनसे आप बात करिए, ये आपकी मदद करेंगे पूरा। और केंद्रीय रेशम बोर्ड के एक अधिकारी हैं, उनका नाम है मिस्टर बेहरा जी, वो उप सचिव हैं, हायर अधिकारी हैं। 94378 जी 28369 जी 94378 28369। ये दोनों अधिकारी आपको पूरी जानकारी देंगे कि भाई आपको देवास में कहाँ से क्या चीज़ आवश्यकता सामग्री मिलेगी और उसमें क्या क्या राज्य सरकार की स्कीम है, क्योंकि हर राज्य सरकार की स्कीम अलग अलग होती है। जी बिल्कुल। डॉक्टर शुक्ला, आपसे जानना चाहेंगे, प्रशिक्षण की बात हम कर रहे हैं, यदि हम कुक्कुट पालन की बात भी करें तो क्या इसमें भी कोई प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया जाता है और कैसे प्राप्त कर सकते हैं हमारे किसान भाई बहन? एक्चुअली कुक्कुट पालन का व्यवसाय प्रारंभ करने के पूर्व उसका प्रशिक्षण लेना तो अत्यंत आवश्यक है। जी, यहाँ मैं बता दूँ कि भारत सरकार के विभिन्न विश्वविद्यालयों के और राज्य सरकारों के अपने अलग अलग प्रशिक्षण संस्थान हैं जहाँ पर इन कुक्कुट पालन का प्रशिक्षण लिया जा सकता है। भारत सरकार की बात करें तो हमारे 4 जोन नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट में हर जगह कुक्कुट विकास संगठन है। उत्तरी क्षेत्र का हमारा चंडीगढ़ में है, दक्षिणी क्षेत्र का हमारा बेंगलोर हैसरघटा में है, पूर्वी क्षेत्र का भुवनेश्वर में और पश्चिमी क्षेत्र का मुंबई में है। तो ये 4 केंद्रीय कुक्कुट विकास संगठन हैं जो समय समय पर हमारे जो किसान भाई हैं उनके लिए मुर्गी पालन के प्रशिक्षण की व्यवस्था करते हैं। और इसकी एक विशेषता और है कि अगर आपको या आपकी राज्य सरकार को इनकी आवश्यकता होती है तो इनके अधिकारी आपके क्षेत्र में जाकर के भी किसानों के प्रशिक्षण की व्यवस्था करते हैं। जी, दूसरा, राज्य सरकारें भी जो हमारे हैं वो जो उनका डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट एजेंसी है उसके माध्यम से इन प्रशिक्षणों की व्यवस्था करती हैं। जी, भारत सरकार की एक और योजना थी आत्मा, उसके अंतर्गत भी जो किसान भाई हैं उनको कुक्कुट पालन का प्रशिक्षण दिया जाता है। अलावा इसके हमारे लगभग प्रत्येक जनपद में, प्रत्येक ज़िले में के जो कृषि विज्ञान केंद्र हैं उनके माध्यम से भी हमारे किसान भाई जो कुक्कुट पालन का प्रशिक्षण है वो प्राप्त कर सकते हैं। लगभग 70 हमारे देश में कृषि विश्वविद्यालय हैं जिनके अंतर्गत जो वेटरनरी कॉलेज हैं या पशु चिकित्सा एवं पशुपालन महाविद्यालय हैं उनमें भी इन प्रशिक्षणों को प्राप्त किया जा सकता है। जी, तो कहने का तात्पर्य यह है कि हमारे किसान भाई अगर आसपास नज़र डालेंगे तो उनको कोई ना कोई प्रशिक्षण संस्थान या प्रशिक्षण संस्था जरूर दिखाई देगी जहां पर जाकर के वो प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं। और मेरा उनको हमेशा परामर्श यही है कि किसी भी व्यवसाय को अपनाने के पूर्व व्यवसाय को भली भांति जानने के लिए एक प्रशिक्षण लेना अत्यंत आवश्यक होता है और प्रशिक्षण लेने के उपरांत ही आप इस व्यवसाय को प्रारंभ करें। जी बिल्कुल। हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ चुके हैं, अभी उनसे बात करेंगे, उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, जल्द हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान।
ब्रेक के बाद आपका पुनः स्वागत है कार्यक्रम हेलो किसान में। और आज हम बात कर रहे हैं रेशम कीट पालन और साथ ही कुक्कुट पालन को लेकर। यदि आपके कोई भी सवाल हैं तो आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं और आप हमारे विशेषज्ञों से सवाल पूछ सकते हैं। डॉक्टर साहब, आपसे जानना चाहूँगा शुक्ल जी कि अगर हम बात करें कुक्कुट पालन की, तो कुक्कुट पालन में कई सारी बातें होती हैं। उससे पहले हमारे कॉलर जो हमारे साथ थे उनसे बात कर लेते हैं। जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हेलो किसान में। अपना सवाल पूछिए, क्या जानना चाहते हैं आप? इरफान जी, अपना सवाल पूछिए, क्या जानना चाहते हैं आप? जी स्वागत है आपका। हाँ नमस्ते। एक्चुअली मेरा सवाल ये है कि मैं महाराष्ट्र से हूँ और मैंने लोन अप्लाई किया है सिंडिकेट बैंक से, लेकिन वो लोग बैंक सिर्फ ये कारण बता रही है कि आपको सिंपल रजिस्टर्ड मॉर्गेज करना पड़ेगा। लेकिन मैंने नेट के ऊपर सर्च किया, नेट पे से मुझे मालूम पड़ा कि अकॉर्डिंग टू मॉर्गेज एक्ट 1974 हम सिर्फ 1000 के स्टैम्प पेपर के ऊपर जो है इक्विटेबल मॉर्गेज करके भी जो मेरा जो है 30 लाख रुपए का लोन ले सकते हैं। लेकिन बैंक बोलती है नहीं, इसको सिंपल रजिस्टर्ड मॉर्गेज करो। वो नेट के ऊपर है, नेट के ऊपर हम मानते नहीं है, बोलते हैं। ये मेरा प्रॉब्लम है। इरफान जी, आप ये लोन नहीं दे रहे। जी इरफान जी, आप ये बताइए, आपने जो लोन अप्लाई किया है वो किसके लिए किया है? पोल्ट्री के लिए किया है। पोल्ट्री के लिए किया है। जी जी डॉक्टर साहब, आप कुछ कहना चाहेंगे? शुक्ल जी। देखिए, लोन की समस्याएं इस समय खासकर पोल्ट्री का बिजनेस जो भी शुरू कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी नज़र आ रही हैं, और बैंकों की तरफ से भी कुछ प्रॉब्लम्स जो जेन्युइन प्रॉब्लम है उनके तरफ से वो भी रेज़ किए जा रहे हैं। पर चूँकि मुझे ऐसा लगता नहीं है आपकी बातों को सुन करके कि ये एक बहुत बड़ी समस्या है। अगर वो सिर्फ कह रहे हैं कि नेट पे देख करके और उन चीज़ों को हम नहीं मानते हैं, तो बेटर है कि आप उनके जो गवर्नमेंट ऑर्डर्स हैं वो प्रोक्योर कर लें, वो भी अवेलेबल हैं, और उनके साथ आप बैंक ब्रांचेस में जाएं, क्योंकि इस समय लोन देते हुए बैंक भी काफ़ी सावधानियां बरत रहे हैं कि उनको भारत सरकार की तरफ से निर्देश भी हैं और बैंकिंग सिस्टम की तरफ से भी निर्देश हैं कि लोन सेंक्शन करते समय वो सारी चीज़ों की भली भांति जांच परख कर लें और तभी लोन को स्वीकृत करें। परंतु फिर भी अगर आपकी कोई समस्या बड़े स्तर पे है तो स्थानीय अधिकारियों को उससे अवगत कराएं। आप प्रदेश सरकार के जो अधिकारी हैं उनको उससे अवगत कराएं, क्योंकि महाराष्ट्र सरकार भी इस समय जो पोल्ट्री का उद्यम है उसकी तरफ काफ़ी विशेष ध्यान दे रही है, और आपकी समस्याओं को वो सुनेंगे ज़रूर और उनकी समस्याओं का हल भी ज़रूर निकालेंगे। जी बिल्कुल, आप अपने नज़दीकी शाखा प्रमुख से ज़रूर मिलें और कहीं ना कहीं आपको कोई भी समस्या आती है तो आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। डॉक्टर सिंह, आपसे जानना चाहेंगे, यदि हम बात करें रेशम कीट उद्योग की, रेशम कीट पालन की, तो कहीं ना कहीं उसमें ये देखा जाता है कि हिंदुस्तान में क्षेत्र के हिसाब से किया जाता है। इसका चुनाव कैसे करें, कैसे किस क्षेत्र में किस हिसाब से करना चाहिए, क्या इसका भी ध्यान रखना ज़रूरी है? देखिए, मैंने बताया आपको कि रेशम का उत्पादन लगभग 22-23 स्टेट्स में होता है, और हर स्टेट्स की अपनी अलग अलग जो है वो है आपकी अनुकूलता है। जी, केंद्रीय रेशम बोर्ड एक भारत सरकार का एक बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है, एपेक्स बॉडी है। उसने जो है आपका हर रीजन के हिसाब से पेड़ों की नस्ल के बारे में, कीड़ों की नस्ल के बारे में उनके रिसर्च इंस्टीट्यूट में रिसर्च करते रहते हैं, और उस समय वो नस्लें अवेलेबल भी हैं। जी, अब ये डिपेंड करता है कि किसान किस राज्य का है, और किस राज्य में, कोई बहुत से राज्य ऐसे बहुत बड़े होते हैं, जैसे यूपी राज्य है, तो वो किस क्षेत्र में रह रहा है, उस राज्य में किस क्षेत्र में। तो अगर उसको चयन करना है रेशम उद्योग का, तो वो संबंधित रेशम विभाग को जाए और वो बताए कि मैं यहाँ का रहने वाला हूँ और मुझे यहाँ के उस हिसाब से मेरा खेत का निरीक्षण करिए, पूरा मेरी फिजिबिलिटी रिपोर्ट देखिएगा, तो वहाँ के संबंधित अधिकारी जाकर के उनको पूरा वो आपको सहयोग करेंगे और नई नई योजनाओं के बारे में बताएंगे कि सरकार उनको कहाँ कहाँ सहयोग करेगी। जी बिल्कुल। डॉक्टर शुक्ला, आपसे जानना चाहेंगे, ये देखा जाता है कि कहीं ना कहीं कुक्कुट पालन में ये देखा जाए, मुर्गियों को जब हम पालते हैं तो उनका जो मल निकलता है, उनको विष्टा निकलता है, उससे कहीं ना कहीं बटन मशरूम के लिए भी उपयोग कर सकते हैं, कंपोस्ट बनाने के लिए। जी, और क्या क्या इसके उपयोग हो सकते हैं? हम लोग देखें तो जो पोल्ट्री का एक्सक्रीटा है, और जो खासकर ज़मीन पर जो मुर्गी रखी जाती है या केजेस पे जो मुर्गी रखी जाती है, उनका जो एक्सक्रीटा निकलता है या लिटर मटीरियल होता है, ये एक बहुत अच्छा ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र होता है, जिसका हम खेती के कामों में इस्तेमाल तो कर ही सकते हैं। उसके अलावा ये मछलियों के लिए भी एक उत्तम भोजन है। जी, इसके अलावा जैसे आपने कहा कि जो मशरूम प्रोडक्शन है उसमें भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ऐसी कई जगह हैं जहाँ पर इसके जो एक्सक्रीटा है या इसके लिटर है उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो दूसरे तरीके से अगर देखें तो मुर्गी पालन के व्यवसाय में जितनी भी चीज़ों का इस्तेमाल होता है, उनको कहीं ना कहीं उनका पुनः उपयोग करके हम उससे भी लाभ अर्जित कर सकते हैं। जी बिल्कुल। हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ चुके हैं, महेंद्र सिंह जी हैं। महेंद्र सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हेलो किसान में। अपना सवाल पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं आप? सर
सर मेरा सवाल ये था, मैं कुक्कुट पालन करना चाहता हूँ। जी तो जी महेंद्र सिंह जी, टीवी कम करें। महेंद्र सिंह जी, आपसे निवेदन है कि आप अपनी टीवी का वॉल्यूम कम कर दें, उसके बाद ही हमसे बात करें ताकि आपको हम अच्छी तरह से सुन पाएं। जी सर, जी सर। जी सर मैं कुक्कुट पालन करना चाहता हूँ सर, बैंक से मुझे लोन नहीं मिल रहा है। मैंने 2-3 बार अप्लाई करा, वहाँ पे गया तो जी। मैनेजर मना कर रहा है। किस जी। इलाके के आप जी। किस इलाके के हैं? किस इलाके से हैं आप? किस इलाके से हैं? मध्य प्रदेश में किस क्षेत्र से मध्य हैं? प्रदेश सीहोर जिले से बोल रहा हूँ सर। सीहोर से हैं। सीहोर जिले से। जी जी तो मैं आपको सिर्फ एक परामर्श देना चाहूँगा, सीहोर जिले में आप जो नाबार्ड बैंक है उसके डिस्ट्रिक्ट मैनेजर के पास जाइए और डिस्ट्रिक्ट मैनेजर साहब से अपनी जो समस्या है उनको कहिए। आपकी समस्या का समाधान करने के लिए वो आपको आवश्यक उपाय, आवश्यक कदम और आवश्यक सुझाव भी देंगे। जी एक बार पुनः दर्शकों से निवेदन है, किसान भाइयों से निवेदन है कि आप लोन से संबंधित समस्याएं नहीं, आप हमसे सिर्फ कुक्कुट पालन और साथ ही आप जो रेशम कीट पालन को लेकर ही अपने सवाल हमसे पूछें, क्योंकि आज का जो विषय है वो उससे अलग है। जी आपसे अगर हम बात करना चाहें डॉक्टर शुक्ल जी, योजनाएं की अगर हम बात करें, क्या सरकारी योजनाएं चल रही हैं जो हमारे किसान भाइयों के लिए उपयोगी साबित हो सकती हैं, उसको लेकर? देखिए, पूर्व में भी हम लोग बात कर चुके हैं कि ये जो कुक्कुट पालन है ये फार्मिंग के स्तर से औद्योगिक स्तर तक जा चुका है, परंतु अभी भी इसकी जो बैकयार्ड व्यवस्था पुरानी थी वो आज की तारीख में भी कायम है, विद्यमान है। दूसरे शब्दों में हम ये कहें कि ये जो बैकयार्ड पोल्ट्री है ये हमारे ना केवल किसान भाइयों को आर्थिक रूप से सपोर्ट करती है, बल्कि उनको एक उत्तम कोटि का प्रोटीन देने के लिए भी मदद करती है। तो बैकयार्ड पे जो मुर्गी पाली जाती है उस पे हमारे किसान भाई बिना किसी अतिरिक्त लागत के अपने घर के पिछवाड़े पे मुर्गी रख सकते हैं, उनसे लगभग मुफ्त में अंडे प्राप्त कर सकते हैं और जब उनकी आवश्यकता हो तो बाज़ार में बेच करके एक छोटी मोटी आमदनी भी प्राप्त कर सकते हैं। और ख़ासकर जैसे जब हम आज के परिप्रेक्ष्य में महिलाओं के सशक्तिकरण की बात करते हैं तो इस कार्य में जो घर की महिलाएं हैं वो भी योगदान करती हैं और पूर्णतया ये जो मुर्गी पालन का व्यवसाय है, खासकर जो बैकयार्ड पोल्ट्री है, अधिकतर ये देखा गया है अधिकतर राज्यों में महिलाओं के द्वारा संपादित किया जा रहा है, जिससे ना केवल वे अपनी अतिरिक्त आय अर्जित कर रही हैं बल्कि अपने परिवार के भरण पोषण में भी उत्तम क्वालिटी का प्रोटीन शामिल करके जो उनकी खाद्य सुरक्षा है उसमें भी अपना योगदान कर रही हैं। जी डॉक्टर शुक्ल, एक सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। ये सवाल ये है कि कई बार असमंजस की स्थिति होती है हमारे किसान भाई बहनों के सामने कि वे अंडा उत्पादन के लिए करें या फिर मांस उत्पादन के लिए मुर्गी पालन करें, तो चयन कैसे करें, किस आधार पर करें? शुरुआत पे भी मैं कह चुका हूँ कि सबसे पूर्व कोई भी व्यवसाय प्रारंभ करने के पूर्व हमें अपनी क्षमताओं का आकलन कर लेना चाहिए। इस समय हमारे देश में 2 प्रकार की मुर्गियां उपलब्ध हैं। एक वे मुर्गियां जो अंडा देने के लिए पाली जाती हैं जिन्हें हम लेयर कहते हैं, और दूसरी वो मुर्गियां जो मांस उत्पादन के लिए पाली जाती हैं जिन्हें हम ब्रॉयलर कहते हैं। जी इसके पीछे थोड़ा सा वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखना भी आवश्यक होगा और थोड़ा आर्थिक पहलू भी देखना होगा कि जो हमारी ब्रॉयलर मुर्गी है, जो हमारी मांस उत्पादन वाली मुर्गी है, वो लगभग 28 दिनों में बाज़ार जाने के लिए तैयार हो जाती है। कहने का मतलब ये है कि आप जो लागत 1 तारीख को लगाते हैं वो 28 तारीख से 30 तारीख के बीच में लागत जो पूंजी है आपकी वो आपके प्रॉफिट के सहित आपकी जेब में वापस लौट आती है। कहने का मतलब है कि इस व्यवसाय में जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो बहुत कम होता है और बहुत कम समय में आपकी लागत जो फ़ायदा है उसके सहित आप पे वापस पहुंच जाती है। तो अगर आप इस प्रकार का व्यवसाय करना चाहें जिसमें आपको जो पूंजी आप लगाते हैं उसके तुरंत वापसी की आप उम्मीद रखते हैं और आप उसको वापस लेना चाहते हैं अपने प्रॉफिट के साथ, तो निश्चित तौर पे जो मांस पालने वाली मांस उत्पादन करने वाली मुर्गी है या ब्रॉयलर है वो आपको पालना चाहिए। यदि आप कुछ समय के लिए जो आपने लागत लगाई है उसके लिए आप रुक सकते हैं और फिर उसके बाद प्रॉफिट लेना चाहते हैं तो आप अंडा उत्पादन करने वाली मुर्गी रख सकते हैं, क्योंकि अंडा उत्पादन वाली मुर्गी को लगभग 6 माह तक आपको सिर्फ उसका पालन पोषण करना होता है, क्योंकि मुर्गी सामान्यतया 6 माह के बाद ही अंडा देना प्रारंभ करती है। तो आप जो लागत लगाते हैं वो आगे फिर 1 साल तक आपको इंस्टॉलमेंट में या किस्तों में अंडों के रूप में वापस मिलती है। दूसरा, इन दोनों के स्तर में भी अंतर है। जो ब्रॉयलर है आप छोटे से स्तर पे भी कर सकते हैं, क्योंकि वो व्यवसाय उस स्टेज पर भी टिनेबल हो जाता है, मुनाफाकारी हो जाता है। परंतु जो अंडा उत्पादन करने वाली मुर्गी है उसके लिए आपको कम से कम 10,000 मुर्गियां रखना आवश्यक होगा ताकि आप उससे जो अपेक्षाकृत मुनाफा है वो प्राप्त कर सकें। जी डॉक्टर सिंह, आपसे भी जानना चाहेंगे ऐसी कौन कौन सी सरकारी योजनाएं चल रही हैं जो हमारे किसान भाइयों के लिए कहीं ना कहीं रेशम उत्पादन में सहायक हो सकती हैं? देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि रेशम उत्पादन के लिए आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए।
आपको पौध चाहिए जी। इसके बाद गृह बनाना है, रेशम कीट पालन गृह बनाना है, उसके बाद उसको मार्केटिंग के लिए भी करना है, उसको प्रशिक्षण के लिए। तो रेशम उद्योग के जो आपने योजनाओं के बारे में पूछा, ये योजना हर साल राज्य सरकार की अलग अलग योजना है, क्योंकि ये सेरिकल्चर जो रेशम उद्योग राज्य का विषय है। तो इसमें दोनों योजना है, राज्य सरकार की योजना भी है और भारत सरकार की केंद्रीय रेशम बोर्ड की योजना। अब इसमें योजना मैं बताऊं आपको क्या क्या है, मोटी मोटी आपको योजना बताता हूँ। जैसे आप पौध चाहिए आपको, तो पौध आपको बहुत सी राज्य सरकारें जो हैं फ्री देती हैं, शहतूत की पौध फ्री दे देंगे आपको। जो कुछ वह बहुत ही अनुमान मतलब सब्सिडाइज रेट पर देंगी, बहुत कम रेट पर देंगी वो लगाने के लिए। उसके बाद आपका जो है फार्म जो गार्डन बनाएंगे उसका मेंटेनेंस के लिए भी उसमें आपकी योजना है, उसमें मतलब तकनीकी और आर्थिक सहयोग देती हैं उसे। इसी तरह रेशम कीट पालन गृह बनाना है आपको, तो रेशम कीट पालन गृह में ये आपकी जो है 50% तक आर्थिक सहयोग देते हैं वो जो उसको। जी बिल्कुल। इसके साथ ही रेशम कीट पालन उपकरण खरीदने के लिए भी योजना, उसमें भी आपका या तो फ्री है या उसमें बहुत ही कम लागत वो लेते हैं। साथ साथ मार्केटिंग के लिए भी देते हैं, प्रशिक्षण के लिए भी देते हैं। हर मतलब योजना के हर सेक्टर के लिए स्कीम है। इसी तरह केंद्रीय रेशम बोर्ड की भी इन्हीं क्षेत्रों में योजना है, हालांकि वो जो है कम स्तर पर है, क्योंकि जो राज्य सरकार का विषय होता है। जी, हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ चुके हैं, रामवीर सिंह जी हैं, उत्तर प्रदेश से। रामवीर सिंह जी नमस्कार, स्वागत है आपका हेलो किसान में। जी सवाल पूछिए। सवाल डॉक्टर शुक्ल जी से है। जी पूछिए। डॉक्टर साहब, पोल्ट्री के विषय में एक तो प्रशिक्षण कहाँ से मिलेगा, दूसरी बात, और कितने चूजों से शुरुआत की जा सकती है जी। और क्या जैसे मैं उत्तर प्रदेश डिस्ट्रिक्ट कुछ पूछना चाहेंगे? क्या राज्य सरकार की तरफ से कोई सब्सिडी की व्यवस्था और इंश्योरेंस की व्यवस्था है? वीर जी, आप किस इन्वेस्ट मुझे करना पड़ेगा 1000 चीजों के लिए? आप किस जगह से हैं, किस जिले से हैं? बिजनौर, उत्तर प्रदेश। बिजनौर से। देखिए, आपने कई प्रश्न एक ही साथ पूछ लिए हैं। मैं आपका एक प्रश्नों का अलग अलग उत्तर दूंगा। सबसे पहले उत्तर प्रदेश राज्य ने अपनी कुक्कुट विकास नीति निर्धारित कर रखी है, उसके तहत आपको फ़ायदा ज़रूर होगा और उनके लोन के अपने नॉर्म्स हैं। जिस स्तर से आप ये व्यवसाय को प्रारंभ करना चाहते हैं, आप जो उत्तर प्रदेश पशुपालन विभाग है उसके वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं कि अलग अलग आकार के फार्मों के लिए उनने अलग अलग प्रोजेक्ट निर्धारित कर रखे हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि सबसे पहले आपको ये तय करना है कि आपको किस स्तर से व्यवसाय शुरू करना है जी। मोटे तौर पे ये कुक्कुट विकास नीति ये कहती है कि आप जो भी लोन लेंगे अगले 5 साल तक उस पर आने वाला जो ब्याज है, बैंकों का ब्याज है, वो उत्तर प्रदेश शासन द्वारा वहन किया जाएगा, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी व्यवस्था है। तो इन योजनाओं का आप फ़ायदा ले सकते हैं। चूँकि आप बिजनौर के निवासी हैं, इसलिए आपको सबसे जो निकटस्थ प्रशिक्षण केंद्र है वो आपका केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान बरेली में है। आप वहाँ से ये प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं। और जो व्यवसाय प्रारंभ करने के लिए आपने चूज़ों की संख्या का निर्धारण पूछा है, ये आपकी क्षमता पे और प्रशिक्षण प्राप्त करने के उपरांत आपके कॉन्फिडेंस पे निर्भर करता है कि आप व्यवसाय को किस स्तर से प्रारंभ करना चाहते हैं। जहाँ तक परामर्श का सवाल है, मैं परामर्श दूंगा कि व्यवसाय को आप छोटे स्तर से प्रारंभ करें और जब इसमें आप सिद्धहस्त हो जाएं तब आप इस व्यवसाय को आगे बढ़ा सकते हैं। जी, हमारे अगले कॉलर हैं सुभाष जी महाराष्ट्र से। सुभाष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हेलो किसान में। अपना सवाल पूछिए, क्या जानना चाहते हैं आप? हाँ सर, मैं बोल रहा हूँ कि कुक्कुट पालन करने का है जी। तो कौन सी मुर्गी समझो अच्छी रहेंगी? जी, आप जानना चाह रहे हैं, पहले तो आपको ये निर्धारित करना होगा कि आप किस कार्य के लिए मुर्गी को पालना चाहते हैं। आप अंडा उत्पादन के लिए मुर्गी प्राप्त करना चाहते हैं या मीट उत्पादन करने वाली मुर्गी पालना चाहते हैं। मैं आपको बता दूं, चूंकि ये व्यवसाय अब हमारे औद्योगिक स्तर तक पहुंच चुका है, इसलिए आपको कई किस्म के लेयर मुर्गियां भी मिलेंगे और कई किस्म की ब्रॉयलर मुर्गियां भी मिलेंगी। आप जिस क्षेत्र में हैं उस क्षेत्र में निकटस्थ पशु चिकित्सालय में पशु चिकित्सक से संपर्क करें। वो आपके इलाके में जितने भी प्रकार की मुर्गियां, जितने भी प्रकार की संस्थाओं या कंपनियों के द्वारा सप्लाई की जा रही होंगी उनकी जानकारी दे देंगे। उसके बाद अब आप पे ये निर्भर करता है कि आप किस किस्म की मुर्गी का चयन करना चाहते हैं। फिर आप ये भी निर्धारित कर लें कि कौन सी मुर्गी या चूजा आपको सस्ता मिल रहा है और किस में वृद्धि दर ज़्यादा अच्छी है और मृत्यु दर कम है, और उस अनुपात में फिर और आप अपने स्तर पर एक निर्णय ले करके फिर आप उस मुर्गियों का चुनाव कर सकते हैं कि आप किस किस्म की मुर्गी पालना चाहते हैं और आपके इलाके में उपलब्धता क्या है। जी, डॉक्टर सिंह आपसे जानना चाहेंगे,
यदि रेशम उत्पादन की बात की जाए तो रेशम कीट में ऐसे कौन कौन सी बीमारियां लग सकती हैं मौसम के हिसाब से, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए हमारे किसान भाइयों को? देखिए, रेशम का जो आपका उत्पादन होता है ये कई साल में कई फसलें ली जाती हैं जी। केवल 1-2 महीनों को छोड़कर, जब जैसे इस समय जनवरी का महीना चल रहा है, इसमें बहुत ज़्यादा ठंड है, इस समय इस पीरियड में रेशम का उत्पादन नहीं होता है, कीड़ों को हम नहीं पालते हैं। नॉर्मली जो है जब बहुत ज़्यादा बारिश होती है तब नहीं पाला जाता, और जब बहुत ज़्यादा जो है ठंड पड़ती है जी। अब जो है सावधानियाँ हैं रेशम, देखिए हम लोगों को दो किसान जो रेशम उत्पादन करते हैं उससे 2 चीज़ को डील करना पड़ता है, एक तो पौधे को और एक इसको कीट को, और दोनों ही जो है लाइव है कि नहीं। तो उसमें क्या होता है कि मैं एक बहुत अच्छी चीज़ बताऊं रेशम उत्पादन के बारे में कि जैसे कुक्कुट पालन में बताया गया कि मास में 28 दिन में हो जाता है, रेशम का कीट पालन का पूरा चक्र होता है, जो लाइफ साइकिल होता है 30 से 35 दिन का होता है जी। अब 30 से 35, इसका मतलब ये नहीं कि 30 से 35 दिन तक जो है किसान को कीड़े पालने हैं जी। उसमें 15 दिन तक, 15 से लेके 17 दिन तक जो है ना राज्य सरकार, मतलब सरकार उसको कीड़े पाल करके देती है, तो उसको केवल 20-22 दिन कीड़े पालने पड़ते हैं। यानी राज्य सरकार 17 से 20 दिन के लिए कीड़े पालती है। 15 से 17 दिन के लिए, तो उसको कीड़े जो है केवल जो है 15-16 दिन ही पालने हैं जो है ना उसको, और उसमें 15-16 दिन में ही उसको जो पैसा लगाता है उसको जो उसका जो रिटर्न मिल जाता है लाभ के साथ, कम लागत में और कम समय में ज़्यादा उत्पादन मिल जाता है। अब आपने बीमारियों की बात किया, तो बीमारियां में यह कि इसमें कोई मतलब ऐसी खास बीमारियां नहीं होती हैं। इसमें जो भी बीमारी रिलेटेड होती हैं वो होती हैं टेम्परेचर से संबंधित या ह्यूमिडिटी से संबंधित। तो अगर हम आप शुरू से ही उसका सावधानी कर लें, जो है टेम्परेचर ढंग से मेंटेन करें उसको, और जो है ह्यूमिडिटी ढंग से मेंटेन करें। अगर आपको ठंड ज़्यादा हो रही है जो है तो उसमें हम हीटर की व्यवस्था करके, अगर गांव में हीटर नहीं है तो हम आपका अंगीठी की व्यवस्था करके जो वो कर सकते हैं। सिमिलरली इसका सबसे बड़ा महत्वपूर्ण योगदान होता है आपका सफाई का जी। और जैसे एक ट्रे में, जैसे आप देख रहे हैं इसमें ट्रे में कीड़े रखे हुए हैं, इसमें स्पेस जो है समुचित होना चाहिए, बहुत कंजेस्टेड नहीं होनी चाहिए। खुदा ना खास्ता फिर भी कोई बीमारी हो जाती है, उसमें कई बीमारी हैं आपकी, ग्रेसरी है, फ्लैच, बैक्टीरियल बीमारी हैं, वायरस बीमारी हैं आपकी जो है, तो उनके लिए हमारे केंद्रीय रेशम बोर्ड ने उसके लिए जो है दवाइयाँ निकाली हैं जी। जैसे आपका अंकुश है आपका, उसका छिड़काव कर दीजिए उनसे पहले, तो उससे आपकी बीमारियाँ की संभावना बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगी। तो ऐसा नहीं कि बहुत लंबी चौड़ी बीमारियाँ हैं, आप शुरू से सफाई रखें, उसका कीड़े पालने से पहले कमरे का विशुद्धिकरण, जैसे आपका ऑपरेशन थिएटर होता है अस्पताल में, जब कोई ऑपरेशन होता है उससे पहले उसका विशुद्धिकरण करते हैं, ठीक ठाक है, सब सही होना चाहिए, हवा सही होनी चाहिए, वेंटिलेशन सही होना चाहिए, विशुद्धिकरण सही होना चाहिए, और सफाई का व्यवस्था रखना चाहिए, और उसको पत्तियां टाइम से खाने की दी जानी चाहिए। तो ये अगर कुछ बीमारी हैं, ग्रेसरी, फ्लैचरी हैं, ये बहुत टेक्निकल टर्म्स हैं, किसान लोग जानते हैं, पर उसके लिए ऑलरेडी दवाइयाँ मौजूद हैं, उसको कंट्रोल कर सकते हैं जी। बिल्कुल। डॉक्टर शुक्ला, आपसे भी जानना चाहेंगे किस तरह की बीमारियाँ हो सकती हैं मुर्गियों में अक्सर, और देखा जाए तो ये एक कहीं ना कहीं ये डर बना रहता है किसान भाइयों के दिल में अंदर कि मुर्गी पालन करेंगे तो कोई बीमारी ना फैल जाए जिससे सारी मुर्गी एक साथ ही कहीं ना कहीं क्षतिग्रस्त हो जाए, नुकसान हो उन्हें। बिल्कुल, इसे कैसे बचाया जा सकता है? बिल्कुल सही बात है, क्योंकि मुर्गियाँ चूँकि फ्लॉक में रहती हैं, एक साथ रहती हैं, अगर एक छोटी सी भी बीमारी अगर किसी को लगती है तो पूरे समूह में फैल जाती है, क्योंकि वो साथ में रहती हैं। कोशिश ये करें, परामर्श ये रहेगा मेरा कि बीमारियों को आने से पहले ही रोक दें। उसके लिए जो अभी देखा जाए तो बिहार में भी कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो एक बड़ी महामारी के रूप में बर्ड फ्लू फैल रही है, तो उसके लेकर भी कुछ संदेश आप देना चाहें? नहीं, उसमें एक जगह पर रिपोर्ट तो आई है, पर अभी उस पर बहुत ज़्यादा पैनिक होने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसको इमीडिएटली कंट्रोल एंड कंटेनमेंट हो गया है उसका। पर कोशिश करें हमारे जो भी कुक्कुट पालक भाई हैं कि बीमारियों को आपके फार्म पे प्रवेश ही ना होने दें, और इसके लिए जैविक सुरक्षा की व्यवस्था आप करके रखें। बायोसिक्योरिटी के नाम से हम इसे जानते हैं, जैसा कि हम लोगों ने अपनी लघु फिल्म में भी दिखाया था कि जो एंट्री पॉइंट था उसमें पोटेशियम परमैंगनेट का या पोटाश का लाल दवा का घोल सब बना हुआ था। अगर सिर्फ 2-3 सुरक्षा व्यवस्थाओं को अगर हम देख लें कि किसी बाहरी व्यक्ति का प्रवेश ना होने दें अपने फार्म पे, किसी बाहरी वाहन का प्रवेश ना होने दें, अगर लोग अंदर आते हैं तो या तो उनको चूने की लाइन के ऊपर से गुजरने के उपरांत ही अंदर आने दें, या जो लाल दवा डाली थी हमने उसके अंदर पैर धो करके, या अपने जो बूट्स हैं या जो फुटवेयर हैं उनको भी डुबा करके अंदर आएँ, उनका हाथ धो लें, और अगर सूटेबल हेड कवरिंग्स रखते हैं, इसी प्रकार की व्यवस्था अगर रखते हैं, कहने का तात्पर्य है कि जैविक सुरक्षा रखें जिससे बाहर का जो भी कीटाणु, विषाणु इत्यादि हैं वो अंदर ना आ पाएँ। और दूसरा, एक समयानुसार जो टीकाकरण का प्रोग्राम निर्धारित है वो टीकाकरण के प्रोग्राम को अपनाएं, और ये टीकाकरण का प्रोग्राम
समय अभाव के कारण मैं बताऊं कि आप अपने निकटस्थ पशु चिकित्सालय में संपर्क करके किसी भी पशु चिकित्सक से ये प्राप्त कर सकते हैं। उनसे लिखवा लें कि किस समय पे कौन सा टीका लगाना आवश्यक है और उसके अनुसार टीकाकरण करते रहें, तो बीमारी आपके जो फॉर्म है उसमें आने से रुकेगी और उस पर जो बीमारी होने के बाद आपको उसका इलाज करना पड़ता है, उसकी भी जो खर्च होता है उससे भी आपको निजात मिलेगी। कहने का तात्पर्य ये है कि अगर बीमारी आपके फॉर्म से दूर रहती है तो आपका फ़ायदा या मुनाफे का जो प्रतिशत होता है वो अपने आप में बढ़ता है। तो कोशिश यही करें कि बीमारी को आपके फॉर्म से दूर रखें, समय से टीका लगाएं और यदि आवश्यकता पड़े तो फिर पशु चिकित्सक से संपर्क स्थापित करके आवश्यकता अनुसार पक्षियों को दवाई भी दें और अपने फॉर्म को जो भी पक्षी आपने रखे हैं उनको स्वस्थ रखें और ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा अर्जित करें। जी, एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सुरेंद्र कुशवाहा जी हैं बिहार से। सुरेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हेलो किसान में अपना सवाल पूछिए। सर, मैं अंडा उद्योग के लिए मैं टीवी प्रोग्राम देखे उसको मैं अपनाना चाहता हूँ, कैसे? जी, अपना सवाल दोहराइए। हेलो सर। जी सुरेंद्र जी। हाँ, आप क्या पूछना चाहते हैं? हेलो, एक बार पुनः अपना सवाल दोहराइए। जी, सवाल दोहराएं, अपना सवाल दोहराएं। सुरेंद्र जी, अपना एक बार सवाल दोहराइए। क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? अरे आवाज नहीं आ पा रहा सर, आपका आवाज कुछ कट। आपका सवाल क्या है? आप सवाल पूछिए, एक बार पुनः अपना सवाल पूछिए। सर, मेरा सवाल ये है, अंडा उद्योग का मैं बिजनेस करना चाहते हैं। कुक्कुट पालन। जी जी, अंडा उद्योग, कुक्कुट पालन के बारे में जानकारी चाहते हैं जी। आप अंडा उत्पादन करने वाली मुर्गियां रखना चाहते हैं और उनसे अंडे का उत्पादन करना चाहते हैं। जी तो सबसे पहले आप प्रशिक्षण प्राप्त करें। प्रशिक्षण प्राप्त करते समय आपको इन बातों का ज्ञान होगा कि कहाँ से आपको कौन कौन से रिसोर्सेज का आवश्यकता होगा, किस प्रकार मुर्गी का घर बनाना होगा, किस प्रकार मुर्गी की आहार व्यवस्था करनी होगी, आवास व्यवस्था करनी होगी और प्रबंधन करना होगा। इसके साथ साथ वहाँ पर आपको ये भी बताया जाएगा कि मुर्गियों में विभिन्न प्रकार का टीकाकरण किस किस समय पे किया जाएगा और अंडा उत्पादन वाली स्थिति में स्वस्थ और स्वच्छ अंडा किस प्रकार प्राप्त किया जाएगा। इसके अतिरिक्त अगर आप इस व्यवसाय को प्रारंभ करना चाहते हैं तो अंडों की विपणन व्यवस्था भी तय कर लें कि जो अंडा उत्पादन आप करेंगे उनकी मार्केटिंग या उनका विपणन आप कहाँ पर करेंगे। तो प्रशिक्षण प्राप्त करने के उपरांत आप इस कार्य को प्रारंभ कर सकते हैं और इस कार्य के लिए अगर आपको लोन की आवश्यकता हो तो बैंक भी आपकी सेवा में तत्पर होंगे। आपके प्रदेश में भी, खासकर बिहार में कुक्कुट विकास की नीति है, इसलिए आप राज्य सरकार से भी अगर सहायता प्राप्त करना चाहें तो उनसे भी ये सहायता प्राप्त कर सकते हैं विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत। जी, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर शुक्ला आपका तमाम जानकारी देने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर सिंह तमाम जानकारी देने के लिए। तो किसान भाइयों बहनों, कुक्कुट पालन और रेशम कीट पालन को लेकर भी आपको जानकारी दी गई और कहीं ना कहीं ये दोनों ही महत्वपूर्ण है। आप खेती बाड़ी के साथ साथ ये दोनों ही कर सकते हैं और अपनी आमदनी को बढ़ा सकते हैं। हमारा जो कल का विषय है उससे आपको अवगत करा देते हैं। हमारा जो कल का विषय है वो है अंगूर में कटाई, छटाई व रोपण और नींबू वर्गीय बागों का प्रबंधन। इस विषय से संबंधित जो भी आपके सवाल या सुझाव हैं आप हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hellokisan2015@gmail.com। आप अपने सवाल या सुझाव हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो आप फेसबुक के माध्यम से भी हमें अपने सवाल या सुझाव पहुंचा सकते हैं। आप फेसबुक पर चाहे हिंदी में टाइप करें हेलो किसान और अपने सवाल या सुझाव हमें पोस्ट करें। आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-113060। तो किसान भाइयों बहनों, आप अपने सवाल हम तक पहुंचाइए और अधिक संख्या में कॉल कीजिए। और कहीं ना कहीं अगर आप देखें खेती बाड़ी के साथ साथ कुक्कुट पालन और रेशम कीट पालन यानी कि रेशम उत्पादन भी एक अच्छे उद्योग के रूप में उभर रहा है और सन 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने के लिए भी सरकार के द्वारा कई तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। ऐसे ही प्रयासों में से एक प्रभावी प्रयास हैं ये दोनों। जी हाँ, आप इन दोनों को चुन सकते हैं, अपनी आमदनी को बढ़ा सकते हैं। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। इजाजत चाहेंगे। नमस्कार। Oh yes, flawless.